हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज के सीरीज में बात करने वाला हूं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि आपके बच्चे की खांसी, अगर थोड़ा बहुत अस्थमा का सिम्टम दिख रहा है, इट्स नॉट फॉर अस्थमा एक्चुअली, बट अगर अस्थमेटिक सिम्टम कुछ देखने को मिल रहे हैं या फिर आपके मौसमी बीमारी की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी आ रहा है, कफ बढ़ रहा है, तो उसमें आपको ये काफी राहत देने का काम करेगा। आज के प्रोडक्ट को समझाने के लिए मैं कुछ आपको डेमो भी करूंगा। हालांकि ये सब डेमो हमारे मेन चैनल स्पेशल फार्मेसी पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप चाहें और डिटेल से जानना तो कभी भी आप हमारे चैनल पे आकर के विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, तो वो अब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोवेंटस एलएस जूनियर सिरप के बारे में, जिसे बनाने वाली कंपनी है आपकी जुवेंटस। इसीलिए आपको इस प्रोडक्ट के नाम में अक्सर आपको टस टस जैसा कुछ दिखाई देने लगेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर के एक्टिव कॉन्स्टेंट के बारे में बात करें रेस्पेक्टिवली, तो प्लीज एक बार फिर से आप अपने स्क्रीन पे पहुंचिए, वहां पे हम आपको दिखा रहे हैं इसका कंसंट्रेशन। इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टेंट यूज किए गए हैं वो है आपका लिवोसॉल्ब्यूटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और ग्वानिफेंसिन, और इन सबको मिलाकर के सिरप का फॉर्म बनाया गया है। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, तो ईच 5 ml कंटेन, देखिए मैं हर बार कहता हूं प्रति 5 ml करने का मतलब ये नहीं कि 5 ml इसका डोज हो, आपका डोज जो भी दिया गया डॉक्टर के द्वारा, बट अगर आप प्रति 5 ml के रेस्पेक्ट में देखें, यानी कि अगर एज्यूम करें कि 5 ml दे रहे हैं तो पक्का यही मिलेगा। अगर आप 2.5 ml दे रहे हैं तो इसका आधा कंसंट्रेशन आपको उनके रेस्पेक्ट में मिलेगा। तो प्रति 5 ml क्या कंटेन करता है, लिवोसॉल्ब्यूटामॉल सल्फेट इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली विच इज इक्विवेलेंट टू लिवोसॉल्ब्यूटामॉल, इसका कंसंट्रेशन है 0.50 मिलीग्राम। दूसरा कॉन्स्टेंट है आपका एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, आईपी के अकॉर्डिंगली 15 मिलीग्राम, और ग्वानिफेनेसिन आईपी के अकॉर्डिंगली 50 मिलीग्राम। बाकी इसमें फ्लेवरिंग एजेंट, एक्सिपेंट वगैरह ऐड किए गए हैं क्वांटिटी सफिशिएंट की मात्रा में। इसको आपको स्टोर करना है कूल एंड ड्राई प्लेस पे, एक्सीड नहीं होना चाहिए टेंपरेचर 30 डिग्री से ऊपर, और ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो कि डॉक्टर के सलाह पे ही आपको दिया जाना चाहिए। ये तो बात हो गई आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम और कॉन्स्टेंट की। अगर हम बात करते हैं इंडिकेशन की, तो ये कब इंडिकेट किया जाएगा, अलग अलग इंडिकेशन इसके हैं। अगर आपके बच्चे को अस्थमेटिक जैसा सिम्टम नजर आ रहा है, यहां पे कंडीशन अप्लाइड है कि केवल अस्थमा के लिए यूज होता है, अगर आपके बच्चे को दिया गया है तो अस्थमा ही होगा, ऐसा नहीं है। सिम्टम अस्थमा, सीओपीडी, नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार, इन सब में भी काफी कुछ सेम करता है, वो तो आपके डॉक्टर देख करके सजेस्ट करेंगे, बट सिम्टम चूंकि सेम है इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि उनको गले में थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत जा रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि गला उनका बंद हो रहा है, तो उस केस में दिया जाएगा। कफ बन गया है छाती में जो एक्सपेल इजीली नहीं हो पा रहा है और गाढ़ा हो चुका है, तो उस केस में उस गाढ़े कफ को पतला करने और पतला करके उसको बाहर एक्सपेल करने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टोरेंट जैसा ज्यादा काम करेगा, कफ को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करेगा। ये उसके इंडिकेशन के कारण से आपको मैंने बताया। ये कफ किसकी वजह से होगा, ये कई कारणों से हो सकता है। मौसम के चेंज होने की वजह से भी सर्दी के बाद खांसी आ जाता है, या तो फिर उनको किसी किसी चीज से एलर्जी होगी, और ये एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। घर में झाड़ू लगाने से निकलने वाला धुआं भी धूल भी हो सकता है, घर में कुछ फ्यूम निकलने वाले धुएं भी हो सकते हैं, परफ्यूम की खुशबू भी हो सकती है, कोई खाना, कोई सब्जी, कोई फ्रूट्स, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग नहीं जानते। और एलर्जन का डेफिनेशन कुछ भी है जो आपके बॉडी में एलर्जी कॉज करे, वो सिंपली एलर्जन कहलाता है। अगर आपके बच्चे को बार बार एलर्जी हो रही है तो सजेशन यही रहता है कि एक बार एलर्जी टेस्ट करा लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस ग्रुप से उनको एलर्जी है, ताकि अगर आपको पता हो कि इस ग्रुप से उनको एलर्जी हो सकती है तो उनको आप उससे दूर रखेंगे, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिव कॉन्स्टेंट के काम करने के तरीके के बारे में। सबसे पहला कॉन्स्टेंट है लिवोसॉल्ब्यूटामॉल, या फिर इसे आप सॉल्ब्यूटामॉल भी बोल सकते हो, क्योंकि लिवो उसके रोटेशन के अकॉर्डिंगली पड़ा हुआ है। ये जो सॉल्ब्यूटामॉल है इसकी कैटेगरी है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेटर दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रोंको प्लस डायलेटर, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो कि ब्रोंकिया को डायलेट करने का काम कर रहा होगा। अब इसको समझने के लिए हमको 3 कंडीशन समझना पड़ेगा, नॉर्मल, कॉन्स्ट्रिक्शन, देन फिर डायलेशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा होगा, आपके साथ, मेरे साथ या बच्चे के साथ, ये ब्रोंकिया के डायमीटर नॉर्मल है, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इस ड्यूमेन के साइज की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट बराबर मात्रा में होता रहेगा, लेकिन एलर्जिक रिस्पांस की वजह से, मास सेल के सीट होने की वजह से, ये जो आपका ब्रोंकिया का डायमीटर है वो छोटा हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब साइज छोटा हो रहा है तो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन के आने में और CO2 के जाने में थोड़ा सा कमी तो महसूस होगी, थोड़ी दिक्कत तो महसूस होगी। तो पहला नॉर्मल, दूसरा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इस कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण से होने वाले प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रोंकिया को वापस से पहले जैसा लाना पड़ेगा, और पहले जैसा लाने के लिए इस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, डायलेट करना पड़ेगा या तो रिलैक्स करना पड़ेगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है हमारा लिवोसॉल्ब्यूटामॉल, यही ब्रोंकिया को डायलेट करने का काम करता है। उसके बाद जो दूसरा कॉन्स्टेंट है आपका वह एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक म्यूकोलाइटिक का एग्जाम्पल है। अब बारी आती है इस डेमोस्ट्रेशन की, जो काफी देर
तक मेरे हाथ में रखा हुआ है। म्यूकोलाइटिक कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले समझ लीजिए म्यूकस यानी कि चिपचिपा गाढ़ापन जो कफ को बनने का कारण बन रहा है। म्यूकोलाइटिक के बारे में बात करने से पहले म्यूकस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर म्यूकस गाढ़ा होता जाता है ना तो वो चिपचिपा होता जाता है, जिसके कारण उसको एक्सपेल करने में हमें दिक्कत जाती है। अगर मैं आपको समझाऊं डेमो के थ्रू, तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक नेट रखा हुआ है। इस नेट में कुछ बॉल्स मैंने रखे हुए हैं, बच्चे का ये खिलौना है वो मेरे। तो इसमें देखिए, अगर मैं एक एक इंडिविजुअल बॉल को हाथ में रखा हुआ होता या सारे बॉल को नेट की बजाय हाथ में रखा हुआ होता और किसी सरफेस पे ऐसे छोड़ देता तो वो कितनी फ्रीली बॉल मूव कर रहे होते। लेकिन सबको मैंने एक जाल में बंद करके रखा है। अगर मैं इसको किसी सरफेस पे छोड़ दूं तो स्लाइटली मूवमेंट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, कंपैरेटिवली उसके जब ये फ्री हुआ करते थे। तो अगर आपका जो कफ है, जो आपका म्यूकस है, वो पतला होता, थिन होता, तो इसे आसानी से निकाला जा सकता था कफ करके। ऐसे कफ करते और वो बाहर आ जाता। कई बार एक कफ इतना गाढ़ा हो जाता है कि इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? इन बॉन्ड्स, इन जो कफ है ना म्यूकस, इनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं। इन बॉन्ड्स के कारण से ये बहुत थिक होने लगते हैं, विस्कस होने लगते हैं और इनको एक्सपेल करना दिक्कत होता है। म्यूकोलाइटिक क्या करेगा? देखिए, ये अगर जाली आप देख रहे हैं ना, ये जाली में आपको जो रस्सियां दिख रही हैं वो उनके बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो बॉल्स मैंने आपको दिखाया है ये इनके म्यूकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो म्यूकोलाइटिक क्या करता है? ये कैंची म्यूकोलाइटिक का काम करेगा। म्यूकोलाइटिक मतलब म्यूकस को लाइसिस कट करने वाला। तो अगर ये म्यूकस है तो बंधा हुआ है तो इसमें बॉल्स का मूवमेंट नहीं है, बट म्यूकोलाइटिक जब आप ये ड्रग यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? इस म्यूकस को, इस बॉन्ड्स को इस तरीके से ब्रेक करता चलेगा और आपके सामने देखिएगा कि ये जाल ब्रेक हो गया और ये बॉल इस तरीके से रिलीज होने शुरू हो गए। और यही तो आपके म्यूकोलाइटिक के काम करने का तरीका था। म्यूकोलाइटिक इस म्यूकस के बॉन्ड्स को ब्रेक करता चल रहा है, जिसकी वजह से जो आपके बॉन्ड्स के कारण से फंसे हुए थे हमारे जो म्यूकस, उसे आसानी से निकालने में मदद मिल जा रहा है। ये म्यूकोलाइटिक के काम करने का तरीका होता है। आपको समझ में आ गया होगा डेमो से। उसके बाद अगले कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं। तो आपका अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका ग्वानिफेनेसिन। ये क्या करता है? ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। हालांकि एक जैसे ही तरीके हैं काम करने का, बट थोड़ा सा मीनिंग के बारे में समझ लेते हैं। एक्सपेक्टोरेंट यानी कि ऐसे एजेंट जो कफ को एक्सपेल करने का काम करते हैं। इसे हम म्यूकोकाइनेटिक भी कहते हैं। कोई चीज कैसे एक्सपेल होगी? वो अब एक्सपेल होगी जब उसको हम थिन कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए एक हाथ में आपने पानी रखा हुआ है ऐसे हथेली पे, और दूसरे हथेली पे आपने शहद को रखा हुआ है, और दोनों को ऐसे टिल्ट करेंगे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो पानी तो इजीली फ्लो करेगा, शहद फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर शहद को फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा? शहद में आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालना पड़ेगा ताकि शहद पतला हो सके। या तो शहद को अगर आप गर्म करते हैं तो भी धीरे से पतला हो जाता है। तो यहां पे हम गर्म तो नहीं कर पाएंगे, हम उसको पतला करने की कोशिश करेंगे। तो बस कुछ सिक्रेशंस को इनहैंस करता है आपका ग्वानिफेनेसिन, जिसकी वजह से सिक्रेशन इनहैंस हो जाता है। तो कफ का विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है, चिपचिपापन है, वो धीरे धीरे पतला होने लगता है। और अगर पतला होता है तो उसे हम करके आसानी से एक्सपेल करके बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बच्चे को दिया गया ये जो सिरप है, ये जो ड्रॉप है, वो 3 अलग अलग प्रॉब्लम से, एक तो ब्रोंकिया जो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा इसे डायलेट कर देगी तो सांस लेने में आसानी होगी। एक तो कफ बन चुका है, उस कफ को एक्सपेल करने में मदद करेगा बाय उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके थोड़ा सा ढीला कर दें और एक्सपेल करने के लायक बनाने के लिए उनको पतला कर देगा, ताकि इन तीनों तरीके के काम करने की वजह से जो प्रॉब्लम थी उनसे भी राहत मिलेगी और उनको एक्सपेल करने में भी आसानी होगी। ओवरऑल बेनिफिट तो आपके बच्चे को हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो काम करता है। आई होप कि आपको काम करने का तरीका समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।